गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आया हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख रहे होंगे अलग अलग ऑर्गन है, इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, लैरिंग्स आपके लंग्स हैं। ये आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को वापस भेजना। हालांकि वो अलग बात है कि अलग अलग स्टेप में होती है, वो स्टेप आपको बाद में बताए जाएंगे कि कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका ऑक्सीजन का अंदर आना है और CO2 को वापस जाना है। आपको पता है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। और ऑक्सीजन के अभाव में क्या हो जाता है कि हमारे टिश्यू निष्क्रिय हो जाते हैं, हृदय स्पंद रुक जाता है और जो हमारे मस्तिष्क से जो भी तंत्रिकाएं आती है वो भी निष्क्रिय हो जाती है। यानी ऑक्सीजन वातावरण से ली जाती है और ऑक्सीजन को लेने का जो काम करता है वो हमारा ऑक्सीजन तंत्र करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। और प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कौन करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेस्पिरेशन हम किसे बोलेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी सेल के अंदर ये क्या पड़ा है? ग्लूकोज पड़ा है। जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से मिलती है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? CO2, H2O और एनर्जी यानी 38 ATP एनर्जी बनती है। ये एनर्जी हमारे दैनिक कार्यों को चलाने में काम आती है। और ये वाली CO2 इस सिस्टम से शरीर के बाहर भेजी जाती है, जिस सिस्टम से हमने ये ऑक्सीजन अंदर ली थी। इसका मतलब क्या है कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि ये जो बड़ा अणु है ये छोटे अणु में टूट रहा है। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब जुड़ते हैं। और दोनों को अगर मिला के बोले कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है और एनर्जी इसमें बन रही है। अब यहाँ पर मैं जनरली आपको बताता हूँ किस तरह ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है। ये सपोज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका ब्लड है और ये आपका क्या है? टिश्यू या सेल कह सकते हैं। सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। इस सेल के अंदर क्या पड़ा है? ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब आपने यहां से सांस ली, सांस लेने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर आई O2, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण हुआ कहा? वातावरण से अंदर की तरफ। और ये ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड के अंदर। जैसे ये ब्लड के अंदर चली जाती है, यानी ऑक्सीजन का संवहन ब्लड के अंदर हो जाता है, तो ये कहां चली जाती है? ब्लड के बाद आपकी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर। तो ये ऑक्सीजन यहां पर आ गई, तो अब क्या हो गया? ये जब इसके साथ मिल गई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बन गया? इससे CO2 प्लस H2O प्लस आपकी एनर्जी, जो मैंने आपको यहां पर बताई थी। अब ये CO2 इस सेल से वापस जाएगी आपके ब्लड में और ब्लड से जाएगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम से फिर वापस कहां चली जाएगी? आपके वातावरण में या एनवायरमेंट में। अब यहां पर हम इसको समझेंगे इस सिस्टम में ऑक्सीजन किस तरह जाती है और CO2 किस तरह वापस जाती है। यहाँ पर देखिए नेजल कैविटी आपकी है। नेजल कैविटी आप देख रहे होंगे, जो नाक है हमारी, नाक के अंदर दो छेद हैं और इनके बीच में एक डिवाइडर है जो इन दोनों छिद्रों को अलग अलग कर रहा है, उसको कहते हैं नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम अंदर की तरफ बोनी पार्ट होता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन और बोमर बोन से बना होता है। एक कोहनी के द्वारा यहां पर खुलेगा, इस एरिया को हम कहेंगे फेरिंग्स में। दूसरा यहाँ पर आपको माउथ कैविटी दिखाई दे रही है। ये माउथ कैविटी भी कहाँ खुलती है? इस फेरिंग्स में खुलती है। यानी जहां पर नेजल कैविटी और आपकी बकल कैविटी या माउथ कैविटी मिलती है, इस वाले इलाके को कहते हैं फेरिंग्स। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि नासिकाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। नासिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सीलिया होते हैं, जिसको जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, जो ऑक्सीजन में या एयर में जो भी धूल के कण होते हैं या मिट्टी होती है उसको छानने का काम करती है। और दूसरा, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही एयर का कांटेक्ट होता है तो एयर क्या हो जाती है? थोड़ा हल्की सी गर्म हो जाती है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो ये वाला फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट आपका 3 भाग में डिवाइड होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं आपको केवल जनरली बताऊंगा
कि एक होता है नेजोफेरिंक्स, एक होता है ओरोफेरिंक्स, एक होता है लैरिंजोफेरिंक्स। तो लैरिंजोफेरिंक्स वाला का जो लास्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर लैरिंग्स पे मिल जाता है। जो ये लैरिंग्स वाला आपको लास्ट वाला ओपनिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पर होता है आपका ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक मसल्स आप इसको कह सकते हैं, इस तरह की मसल्स होती है, इसको हम इपिग्लोटिस कहते हैं। ये इपिग्लोटिस का इस पर काम क्या होता है, क्योंकि यहीं से इस फेरिंग से ही दो पार्ट अलग हो जाते, एक तो डाइजेशन सिस्टम के लिए चला जाता है और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए चला जाता है, यानी ट्रैकिया की ओर चला जाता है, और ये डाइजेशन के लिए यानी इसोफेगस की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे इपिग्लोटस कहते हैं, एक मसल्स है। जैसे माउथ कैविटी से हम खाना लेते हैं, ये खाना इस ढक्कन से टकरा जाता है, करता क्या है कि इस ट्रैकिया को बंद करने का काम कर देता है, ताकि इस ट्रैकिया के अंदर भोजन न पहुंचे, और भोजन कहां पहुंचे, इस डाइजेशन सिस्टम के अंदर पहुंचे। और जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला इपिग्लोटस, और ऑक्सीजन आराम से नीचे चली जाती है। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। इस लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यौवन अवस्था तक ये इसमें कोई अंतर नहीं होता, यानी मेल फीमेल में एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही यौवन अवस्था के बाद युवा अवस्था आती है, थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, उसके बाद क्या हो जाता है, इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर इसका जो लैरिंग्स का काम है, इसका काम क्या होता है, साउंड प्रोटेक्शन करने का। साउंड प्रोटेक्शन भी तीन टाइप की होती है। पहली होती है आपकी पिच। पिच क्या होती है कि जैसे ही आवाज जो इसकी सिराएं हैं इस लैरिंग्स की, इसकी लंबाई जैसे बढ़ती है वैसे हमारी पिच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा होता है वॉल्यूम। जैसे आपने रेडियो या टीवी का वॉल्यूम देखा होगा, जितना आप बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। तो इस आवाज सिराएं जो होती है उस ये लैरिंग्स के अंदर, इसमें जितनी रफ्तार से कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा, उतनी ही वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा होता है आपका रिजोनेंस। इसे कहते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस वो वॉइस है जैसे आपका ओंठों का स्ट्रक्चर है, बोलते समय आप मुंह कैसा बनाते हो, आपकी गालों की मसल्स कैसी है, आपकी नेजल कैविटी का आकार कैसा है, आपकी टंग जैसा कोई तुतलाता है, आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से ये रिजोनेंस वॉइस होती है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर, ट्रैकिया। ये वाला जो पार्ट है ये लैरिंग से स्टार्ट होता है और पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा तक ये वाला ट्रैकिया वाला पार्ट होता है। ट्रैकिया की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई आपकी 10 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ये विंड पाइप है, यानी हवा की नली है, और इसमें आपको सी शेप कार्टिलेज रिंग दिखाई देगी। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस रिंग का काम क्या होता है, ये सी शेप है, ये हाइलिन कार्टिलेज की है। ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। इन रिंग का काम क्या होता है कि जब कभी हम गर्दन को इस तरह का मूवमेंट करते हैं, इस तरह का मूवमेंट करते हैं, तो ये रिंग क्या हो जाती है, स्प्रिंग टाइप की ऐसा ऊपर हो जाती है रिंग, और ऑक्सीजन आसानी से या हवा आसानी से इस ट्रैकिया के द्वारा अंदर चली जाती है। जैसे ही ये ट्रैकिया कहां पर आता है, आपके पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा तक आते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है आपका राइट साइड और एक पार्ट होता है लेफ्ट साइड में। आप देख रहे होंगे कि राइट जो ब्रोंकाई है थोड़ा लंबाई में कम है लेकिन मोटी है, और इसकी जो लंबाई होती है राइट ब्रोंकाई की, इसकी लंबाई होगी 2.5 सेंटीमीटर के लगभग, और ये फिर अंदर जाके फिर डिवाइड होती है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल, अब जो लंग्स के अंदर आपको डिवाइडेशन दिख रहा है, 3 पार्ट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं इंफीरियर लोब। ये 3 लोब आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये ब्रोंकाई अलग अलग लोब में चले जाते हैं, और उसके बाद ये वाला जो ब्रोंकाई है ये इस तरह गुब्बारे की जैसे स्ट्रक्चर बना जाता है। ये आपको गुब्बारे की तरह फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई मैंने लिखा हुआ है।
इसको एल्वुलाई बोलेंगे। उसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई को देखेंगे तो लेफ्ट साइड की जो ब्रोंकाई होती है इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा लंबी होती है और थोड़ा पतली होती है। ये भी लंग्स के अंदर दो लो में डिवाइड हो जाती है, यानी एक आपका सुपीरियर, एक आपका इंफीरियर। अब यहां पर हम देखेंगे कि लास्ट में ये क्या बन गया, आपका एल्वुलाई बन गया। कौन सा वाला, ट्रैकिया वाला पार्ट। तो इसी के अंदर ही ऑक्सीजन आती है, इस एल्वुलाई के अंदर ही O2 आएगी, इसके अंदर ही O2 आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल लंग्स कहाँ पर स्थित होते हैं और लंग्स का काम क्या हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि लंग्स हमारे क्या है, स्पंजी है, कोमल है, गुलाबी है और कैसे हैं, आपके शंक्वाकार स्ट्रक्चर में है। और ये हमारे कितने, 2 हैं। इतना आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि कितने लोग में डिवाइड रहते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे एक मसल होती है इस तरह की, इस मसल को हम कहेंगे डायफ्राम, जो मैंने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए ये आपका लंग्स है, यानी ये आपका ट्रैकिया है और इस ट्रैकिया में क्या है, 2 लंग्स है। यहाँ पर देखिए इस थोरेसिक कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको कवर करके रखती है। किसको, इस लंग्स को कवर करके रखती है इस तरह। इसे हम कहेंगे पैरेटल प्लूरा। दूसरा, इस लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहेंगे विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये इंटरनली ऑर्गन है और इंटरनली ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन। यहां पर होगी लंग्स के ठीक ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा। अब यहां पर देखिए ये जो आपकी पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को कहते हैं हम, इस तरह का एक फ्लूइड भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड। अब जहां पर ये फ्लूइड भरा रहता है उस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरा कैविटी। तो ये तो थे आपके लंग्स कहां पर स्थित होते हैं। इस लंग्स के अंदर भी आपको एल्वुलाई दिखाई दे रही है। एक एल्वुलाई को मैं अलग से बना के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये आपका क्या है, ब्रोंक्यूल। और इसमें बाद में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये ब्रोंक्यूल इस तरह गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एयर सैक। अगर मैं आपको एक एल्वुलाई अलग से दिखाता हूं, इस एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन होती है और इस एल्वुलाई की जो बाहर की मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ क्या होगी, ब्लड वेसल्स होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी और कैपिलरीज होगी। यानी यहां पर ये आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। बेसिकली ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है एल्वुलाई से वो कैपिलरीज के द्वारा होगा और यहाँ पर ये कैपिलरी से आएगी आपकी पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में आ गई और ये चली गई आपके हार्ट में। ये आपका हार्ट है और हार्ट में ऑक्सीजन जब आ जाती है तो हार्ट के अंदर CO2 भी होती है जो सेल से वापस आती है यहाँ पर हार्ट पर। तो ये CO2 वापस जब जाएगी तो किसके रास्ते जाएगी, यहां से भी पल्मोनरी एक आर्टरी निकलती है जो आपके यहां तक इस CO2 को पहुंचाती है, यानी कैपिलरीज तक पहुंचाएगी और कैपिलरी के बाद ये एल्वुलाई में जाएगी और CO2 जब एल्वुलाई में आ जाएगी तो उसके बाद ये उसी सिस्टम से वापस चली जाएगी, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आई थी। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा एक रेस्पिरेशन दिखाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो मैंने आपको बताया कि किस तरह ऑक्सीजन अंदर आ रही है, किस तरह CO2 वापस जा रही है, ये मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। इसके टाइप्स और भी हैं रेस्पिरेशन के, एक्सटर्नल है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।